गर्मी में एसी में रहने वाली शहरी देवरानी को मिला गांव में सुकून। मई की चिलचिलाती गर्मी में इशिता अपने पति और दोनों बच्चों के साथ कमरे में सो रही होती है। दीपक, पंखे का स्पीड तेज करो ना, मुझे गर्मी लग रही है। मेरी पूरी साड़ी पसीने से गीली हो चुकी है। अरे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इशिता, पंखा तो फुल स्पीड में ही चल रहा है लेकिन हवा नहीं लग रही है। मैं खुद परेशान हो रहा हूँ गर्मी में। अब दीपक इतना कहता ही है कि तभी लाइट चली जाती है। अब गुस्से से इशिता उठकर बेड पर पड़े तकिए को उठाकर अपने पति के मुंह पर फेंकती है। हे भगवान, इस गर्मी में मुझे कहीं सुकून मिलेगा कि नहीं? मैं चैन से सोना चाहती हूँ दीपक, और लाइट चली गई। मुझे सुकून चाहिए इस गर्मी में। अच्छा शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। मैं अगले महीने ही घर में एसी लगवाता हूँ। अब अगले महीने दीपक अपने घर में एसी लगवाता है। शुक्र है तुमने एसी लगवा लिया दीपक। अब मैं सुकून से गर्मी में इस एसी की ठंडी हवा में सोया करूंगी। अब अगले दिन इशिता अपनी जेठानी को फोन करती है, जहां उसकी जेठानी फलों के बगीचे में घूम रही होती है। अरे जेठानी जी, आप कहाँ घूम रही हैं? वो देवरानी जी, मैं ऐसे ही रोज गांव के बगीचे में घूमने आती हूँ। यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी शरीर को लग जाती है और हल्की बहुत वॉक भी हो जाती है। अच्छा, और ये शोर कैसा हो रहा है? शोर नहीं है देवरानी जी, ये पक्षियों की मधुर आवाज है। ये सुबह शाम ऐसे ही चहचहाती हैं। इसी में तो सुकून है। क्या सुकून? मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है इस आवाज से। खैर देखिए, मैंने एसी लगवा लिया। अब गर्मी में कमरा शिमला जैसा ठंडा रहेगा। बाप रे, शहर में लोग ठंडक पाने के लिए महंगी महंगी एसी लेते हैं। यहाँ तो हम लोग गर्मी में नीम और शीशम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं हमें अच्छी खासी ठंडक का एहसास हो जाता है। हाँ, जाइए जेठानी जी, वरना आप तो शहर से ज्यादा अपनी गाँव की ही तारीफ करती हैं। जाइए, मैं रखती हूँ फोन, बाय। अब रात को इशिता आराम से अपने पति और बच्चों के साथ एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोती है। दूसरी तरफ इशिता की जेठानी गांव में घर के आंगन में नीम शीशम जैसे घने पेड़ के नीचे खटिया लगाकर सोती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कड़ी धूप में इशिता अपने बच्चों को स्कूल से घर लेकर आ रही होती है, जहां सड़क पर काफी ट्रैफिक, शोर शराबा और पोल्यूशन हो रहा होता है। मम्मी, कितनी गर्मी हो रही है और ये सड़क कभी खाली क्यों नहीं होती है? सच में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कितनी गाड़ियाँ चलती है। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है मम्मी, ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है। ये शहर है बेटा, शहर में ऐसे ही ट्रांसपोर्ट चलते रहते हैं और फिर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। अब इशिता इतना बोलती ही है कि तभी एक कार तेजी से आकर सड़क पर चल रही गाय को ठोकर मारती है। हेलो मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? गाड़ी ध्यान से नहीं चला सकते? ये बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं सकते हैं तो आप लोग इनके ऊपर एक गाड़ी चला देंगे? अरे ये शहर है बेटी, यहाँ लोग अपनों की इज्जत नहीं करते हैं तो जानवरों की क्या करेंगे? अगर यही जानवर गांव के सड़क पर चल रहा होता ना तो गांव के लोग इसे पानी, खाना, चारा सब कुछ पूछते। आप ठीक कह रहे हैं। अब इशिता कुछ बोलती उससे पहले वो गाड़ी वाला तेज तेज हॉर्न बजाते हुए फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। अब चिलचिलाती गर्मी में जैसे तैसे इशिता बच्चों को लेकर घर आती है और कमरे में जाकर एसी ऑन करती है तो एसी ऑन ही नहीं होता। हे भगवान, ये एसी क्यों नहीं चल रही है? क्या हो गया इस एसी में? सोचा था घर जाकर सुकून से बैठूंगी, लेकिन नहीं, इस गर्मी में मेरी किस्मत में तो सुकून लिखा ही नहीं है। अब गुस्से से इशिता अपने पति को फोन करती है। दीपक, ये कैसा एसी लगाया है तुमने जो चल ही नहीं रहा है? कब से मैं इसे चलाने की कोशिश कर रही हूँ, गर्मी अलग लग रही है। अरे इशिता, गुस्सा क्यों कर रही हो? रुको, मैं अभी मैकेनिक भेजता हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए एसी लोड नहीं उठा पा रहा होगा। अब मैकेनिक आकर इशिता की एसी को ठीक करते हैं, जिसके बाद दोपहर में इशिता अपने बच्चों के साथ एसी चलाकर सो जाती है। अब इशिता जैसे ही गहरी नींद में जाती है, एसी के नीचे लगी बाल्टी पानी से भरकर गिरने लगती है और इशिता की आंख खुल जाती है। अरे यार, अभी तो आंख लगी ही थी कि एसी के पानी से ये बाल्टी भरकर गिरने लगा। कहीं सुकून नहीं है। इंसान सुकून से एसी की हवा में सो भी नहीं सकता। अब इशिता बाल्टी का पानी उठाकर बालकनी से घर के बाहर फेंकती है। अब रात को दीपक घर आता है। वहीं इशिता गर्मी में परेशान होकर सबके लिए खाना बनाती है और सभी लोग खाना खाते हैं। क्या हुआ, परेशान क्यों हो इशिता? अब तो हमने घर में एसी भी लगवा लिया है। कोई फायदा नहीं है दीपक, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसके आगे एसी भी फेल है। 3 से 4 बार तो हमने अपनी एसी की सर्विस ही करवा ली है और सर्विस के बाद से एसी से बहुत पानी आ रहा है। गर्मी भी तो बहुत ज्यादा हो रही है शहर में, इसीलिए एसी भी ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। अब रात को खाना पीना खाकर इशिता अपने पति के साथ अपने बच्चों को लेकर सोने आती है। मम्मी, एसी ऑन कर दो, कमरे में बहुत गर्मी हो रही है।
हाँ, मैं भी दरवाजा बंद कर देता हूँ ताकि एसी की ठंडी हवा बाहर ना जाए। अब इशिता जैसे ही एसी ऑन करने के लिए रिमोट उठाती है, इतने में लाइट चली जाती है। अब इशिता गुस्से से रिमोट को फेंकते हुए, हे भगवान, स्लाइड को भी अभी जाना था। सोचा था सारा काम खत्म हो गया, अब सुकून से सोऊंगी तो लाइट ही चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दीपक, अरे मुझे सुकून के 2 पल इस गर्मी में कहीं मिलेगा कि नहीं? अच्छा रुको, मैं अभी इन्वर्टर वाले को बुलाता हूँ। अब रात 12 बजे दीपक अपने घर में इन्वर्टर वाले को बुलाता है और इन्वर्टर लगने के बाद बिना बिजली के भी घर में एसी चलती है और सब चैन से सोते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों में इन्वर्टर एसी का लोड उठाना बंद कर देता है और वो फूक जाता है। वहीं इशिता दोपहर की गर्मी में परेशान होकर घर की बालकनी में आती है। हे भगवान, शहर में तो गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। गर्मी से परेशान होकर पहले एसी लगाया, फिर एसी को चलाने के लिए इन्वर्टर लगाया, लेकिन ना तो एसी ही ठीक से चल पाई और ना ही इन्वर्टर। और बालकनी में भी ठंडी हवा नहीं आ रही है। चारों तरफ बस गाड़ियों की तेज आवाज, लोगों का शोर, पोल्यूशन के सिवा कुछ नहीं है। अरे कहीं सुकून नहीं है, कहीं भी नहीं। अब इशिता इतना बोलती ही है कि तभी गांव से उसकी जेठानी का फोन आता है। इशिता फोन उठाती है तो देखती है कि उसकी जेठानी घर के आंगन में पेड़ के नीचे बैठकर रसीले आम और लीची खा रही है। अरे क्या हो गया देवरानी जी, बहुत परेशान लग रही हो। माथे से भी टप टप पसीना चू रहा है। आपके तो चेहरे का सुकून ही उड़ा हुआ है। क्या हुआ बताइए। क्या बताऊं जेठानी जी, इस गर्मी ने तो मेरी जिंदगी से सुकून ही छीन लिया। और इस गर्मी में ना तो एसी काम कर रहा है, ना ही इन्वर्टर। परेशान होकर बालकनी में आई थी सुकून से बैठने के लिए, लेकिन यहाँ भी सुकून नहीं है। वैसे इतनी गर्मी में आपका चेहरा इतना ग्लो कैसे कर रहा है? आप मुझे हर बार फ्रेश और ताजी नजर आती है। इतना सुकून आपको मिलता कैसे है इस गर्मी में जेठानी जी? देवरानी जी, गर्मी किसको नहीं लगती, लेकिन गांव में प्राकृतिक की ठंडी हवा हम लोगों को गर्मी का एहसास ही नहीं होने देती। और ये चेहरे की ताजगी, ये ताजगी तो बगीचे के ताजे ताजे फल खाने से आते हैं। देवरानी जी, वैसे आप लोग भी कोई पेड़ पौधा क्यों नहीं लगा लेती हैं घर के बाहर, जिससे ठंडी ठंडी हवा बालकनी में आए? जेठानी जी, ये गांव नहीं है, शहर है। यहाँ बिना परमिशन के हम सड़क पर कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि सड़क सरकार की है, हमारी नहीं। छत पर कुछ पौधे लगा भी रखे हैं तो गर्मी से वो भी मर गए हैं। बाप रे, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सच में आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है। मेरी बात मानिए तो आप शहर छोड़कर गांव आ जाइए। रहने दो जेठानी जी, मैं यही ठीक हूँ। अब मैं फोन रखती हूँ। अब इसी तरह एक दिन इशिता के बच्चे गर्मी से परेशान होकर, मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, कमरे का एसी भी नहीं चल रहा और फ्रिज में भी कुछ खाने को नहीं है, हमें कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है। हाँ मम्मी, कुछ ठंडा ठंडा खाने को दो ना। मन तो मेरा भी कर रहा है। चलो सुपरमार्केट चलते, वहाँ से कुछ गर्मी के सीजन के ठंडे फल लेकर आते हैं। अब इशिता अपने बच्चों को लेकर मॉल में आती है और मॉल में पैकिंग वाले फ्रूट्स खरीदती है। अरे ये आम और लीची की पैकिंग देखकर तो मुझे ये बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहे हैं। अरे मैडम, इतना क्या घूर रही हो आप? इस फ्रूट के पैकेट को ले जाओ। ये मॉल है, मॉल, यहाँ पर सब कुछ ताजा और फ्रेश ही मिलता है। अच्छा, पर देखने में तो ये कहीं से भी फ्रेश नहीं लग रहा है। पर ठीक है, कर दो आप इसे पैक। हम शहर वालों के पास वैसे भी इस मॉल के सिवा और कोई ऑप्शन होते ही कहाँ हैं। अब इशिता फ्रूट्स लेकर घर आती है और रात को खाने की टेबल पर खाने के साथ साथ वो आम, लीची, चीकू, स्ट्रॉबेरी जैसे फल को काट कर प्लेट में रखती है। इशिता, ये फल कहाँ से खरीदे तुमने? ये फल तो जरा भी मीठा नहीं है, और साथ ही देखो ये लाल लाल कलर भी निकल रहा है इसके अंदर से। हे भगवान, ये फल मैंने दीपक मॉल से लिया था। सोचा था गर्मी में सीजन के ठंडे ठंडे फल खाऊंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन उस मॉल वाले ने हमारे साथ धांधली की। शहर में तो धांधली के सिवा कुछ होता ही नहीं है। हाँ इशिता, शहर में सिर्फ धांधली ही होती है। यहाँ पर लोग किसी के सुकून और किसी की पसंद नापसंद की चिंता नहीं करते, उन्हें बस पैसा कमाना होता है। पापा, मेरे हाथ में भी देखो स्ट्रॉबेरी के लाल लाल कलर लगे। ऐसा लग रहा है इन फलों में रंग डालकर इन्हें लाल किया गया है। हाँ तुम ठीक कह रही हो बेटी, लाओ इसे इधर दो, इन्हें मत खाओ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक सुबह दीपक अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी से डांस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर इशिता आती है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया। क्या इतना शोर कौन करता है? और आपको ऑफिस नहीं जाना, और बच्चे ये डांस क्यों कर रहे हैं? इन्हें स्कूल के लिए रेडी नहीं होना है? अरे शांत हो जाओ इशिता, आज से हमें न तो ऑफिस जाना है और न ही स्कूल, क्योंकि बच्चों के स्कूल से मैसेज आया है कि उनके स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं और मेरे ऑफिस में भी समर वेकेशन की छुट्टी पड़ गई है, इसलिए आज से हम लोग घर पर ही रहेंगे। हे भगवान, तुम सब घर में रहकर गर्मी में मेरा दिमाग खराब कर दोगे। मुझे वैसे ही सुकून नहीं मिलता और तुम लोग मेरा बचा कुचा सुकून भी छीन लोगे। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम समर वेकेशन पर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं।
या तो शिमला या तो मनाली, क्योंकि अब इस गर्मी में मुझे किसी ठंडी जगह पर जाकर ही सुकून मिलेगा। बाप रे, समर वेकेशन के लिए शिमला मनाली जाने में तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। इशिता, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अगर पैसे होते तो मैं घर में दूसरा एसी नहीं लगवा लेता। एक काम करते हैं, गांव चलते हैं। गांव में बहुत मजा आएगा। गांव के तो खान पान, पहनावा, बाजार, नदी, बगीचा, हर चीज में सुकून है। चुप करो तुम, कुछ नहीं है उस गांव में। ज्यादा गांव गांव करके मत दिखाओ। मुझे गांव नहीं जाना। यहाँ वैसे ही मैं गर्मी में परेशान रहती हूँ, वहाँ तो और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। वहाँ तो लाइट भी नहीं रहती। नहीं नहीं, मुझे वहाँ जाकर अपने सुकून की धज्जियां नहीं उड़वानी। इशिता, एक बार मेरी बात मानकर तुम गांव चलो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें सच में वहाँ बहुत सुकून मिलेगा। मम्मी मम्मी चलो ना, गांव ही चलते, फिर बड़ी मम्मी के बच्चे से भी मिलेंगे। हमने कई सालों से उन्हें देखा तक नहीं है। हाँ पापा ठीक कह रहे, हमें गांव ही चलना चाहिए। मम्मी, मेरे दोस्त भी इस बार छुट्टियों में गांव ही गए हैं, अपनी दादी के घर। मुझे भी जाना है, दादी से मिलना है। देखो, तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी गांव गांव करने लगे। तुम एक नंबर के कंजूस हो दीपक। ठीक है, चलो गांव, लेकिन सोच लो, अगर मुझे वहाँ सुकून नहीं मिला ना, तो मैं फौरन वहाँ से शहर आ जाऊंगी। ओके ओके इशिता, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, बल्कि तुम्हें लेकर खुद शहर आ जाऊंगा। अब कुछ ही दिनों में दीपक ट्रेन से अपने पूरे परिवार को समर वेकेशन पर गांव लेकर जाता है। बच्चे ट्रेन में बैठकर बहुत खुश होते हैं। वहीं इशिता, दीपक देख लो, सोचा था वेकेशन पर शिमला या मनाली जाऊंगी, लेकिन तुम इस घटिया सी ट्रेन में बिठाकर मुझे गांव ले जा रहे हो। अब गांव जाने के लिए ट्रेन ही पकड़ना पड़ता है इशिता, इसलिए हम ट्रेन से जा रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें गांव जाकर बहुत सुकून मिलेगा। अब 10 से 12 घंटे का सफर तय करके दीपक अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव पहुंचता है, जहां उसकी माँ, भैया, भाभी सभी स्वागत में खड़े होते हैं। आ गया मेरा बेटा, इतने सालों बाद शहर से गांव अपनी माँ से मिलने। आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं। अरे मेरी पोता पोती कितने बड़े हो गए हैं। आप लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी, आज से हम सब साथ में खेलेंगे। ठीक है, चलिए देवरानी जी, घर के अंदर चलिए। अब आरोही सबको घर के अंदर लेकर आती है और फिर मटके से ठंडा ठंडा पानी निकालकर सबको पानी पीने को देती है। अरे जेठानी जी, आप हमें मटके का पानी दे रही हो, उसमें मिट्टी तो नहीं घुली हुई ना? अरे नहीं नहीं देवरानी जी, मटके के पानी में कोई मिट्टी नहीं है। आप पीकर देखिए, नदी का शीतल पानी है। अब इशिता पानी पीती है और उसे पानी का स्वाद काफी अच्छा लगता है। पानी का स्वाद तो सच में काफी अच्छा है और एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है पानी में से। हाँ बहू, वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होगी। चल बहू, अब सबका खाना लगा दे, सबको भूख लगी होगी। अब फटाफट आरोही चूल्हा जलाकर दाल भात, 2 से 3 तरह की तरकारी, पापड़, तिलोरी तलकर तैयार कर लेती है और सभी को थाली में आरोही दाल भात, 2 से 3 तरह की तरकारी, पापड़, तिलोरी, 2 से 3 तरह के अचार, गाय का देसी घी परोस कर देती है। ये क्या जेठानी जी, हम शहर से गांव आए हैं और आप हमें सिंपल दाल भात खाने को दे रही हो? आपने कुछ शाही खाना नहीं बनाया? अरे इशिता, तुम भाभी के हाथ का ये खाना खाकर तो देखो। गांव के दाल भात और ये 2 से 3 तरह की तरकारी, पापड़, तिलोरी, अचार, देसी घी में जो स्वाद है ना, वो स्वाद तुम्हें शाही खाने में कभी नहीं मिलेगा। तुम खाकर देखो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इशिता खाना खाती है और खाना खाते खाते इशिता को खाना इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो फटाफट सारा खाना चट कर जाती है। फिर अपनी उंगलियों को चाटते हुए कहती है, सच में इस खाने में तो बहुत सुकून है। कितना स्वादिष्ट खाना है। जेठानी जी, मुझे थोड़ा और दाल चावल और ये कदीमा की तरकारी और ये आम का, गाजर का अचार देना, साथ में थोड़ा सा घी भी चाहिए मुझे। हाँ बहू, क्यों नहीं। बड़ी बहू जल्दी से दो छोटी बहू को खाना, छोटी बहू बहुत भुखाई हुई है। अब सभी के खाना खाने के बाद सुजाता सबको गिलास में ठंडा ठंडा आम पन्ना पीने को देती है। दादी दादी, आम पन्ना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ दादी, मुझे एक गिलास और चाहिए। माँ जी, सच में ये आम पन्ना तो बहुत स्वादिष्ट है। शहर में तो ऐसे ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी हमें सुकून नहीं मिलता, जितना सुकून इस आम पन्ना को पीकर मिल रहा है। अब कुछ देर के बाद इशिता, जेठानी जी, आप लोगों ने तो मुझे इतना सारा खाना खिला दिया कि अब मुझे दाल भात का नशा हो रहा है। मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, पर मैं सोऊं कहाँ? घर में तो लाइट ही नहीं है। अरे देवरानी जी, आप लाइट की चिंता मत कीजिए। हमारे गांव में बिना लाइट के भी लोग ठंडी ठंडी हवा में ही सोते हैं। आप मेरे साथ बाहर आइए। अब आरोही अपनी देवरानी को बाहर लेकर आती है और बाहर आंगन में शीशम, नीम, बेल के पेड़ के नीचे खटिया लगाती है। लीजिए देवरानी जी, लग गया आपका बिस्तर। अब आप आराम से इस घने पेड़ की ठंडी छांव के नीचे सोइए। आपको यहाँ गर्मी का एहसास भी नहीं होगा और नींद भी काफी अच्छी आएगी। अरे जेठानी जी, आप तो मोस्टली मुझे यहीं से वीडियो कॉल करती थी ना?
हाँ बहू, ठीक कह रही है तू। तेरी जेठानी यहीं से तुझे वीडियो कॉल करती थी। चल अब तू आराम कर ले। अब इशिता जैसी खटिया पर लेटती है उसे गहरी नींद आ जाती है। अब सोते सोते दोपहर से शाम हो जाती है। तब सुजाता अपनी बहू को उठाते हुए कहती है, छोटी बहू अब उठ भी जा, दोपहर से शाम हो गई है। अब इशिता उठकर बैठती है। अरे सॉरी मम्मी जी, मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। वैसे सच कहूँ तो कई दिनों बाद मैं सुकून से सो पाई हूँ। ऐसी नींद तो मुझे शहर में एसी के नीचे भी नहीं आती थी। चलिए देवरानी जी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई है तो चलिए फलों के बगीचे में चलते हैं। शाम को बगीचे का माहौल काफी सुनहरा रहता है। अब इशिता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी जेठानी के साथ फलों के बगीचे की ओर जाती है कि तभी गांव की औरतें इशिता को पहली बार देखकर, अरे ये तो सुजाता की छोटी बहू है ना। बहू कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद देखा तुम्हें गांव में। नमस्ते नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। बहू तुझे पहली बार गांव में तब देखा था जब तू शादी करके आई थी, फिर तो तू शहरी चली गई थी। वैसे बहुत सुंदर है तू। जी थैंक यू सो मच। आप लोग भी सच में बहुत क्यूट और इनोसेंट हैं। क्या कह रही है तेरी देवरानी? जी ये कह रही है आप दोनों भी बहुत मासूम और प्यारे हैं। आरोही इतना बोलती है कि इतने में नगमा और सुषमा इशिता के हाथ में पैसे थमाने लगती हैं। अरे आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? रख लो बहू, ये तुम्हारा ही है। अब नगमा और सुषमा वहां से चली जाती हैं। जेठानी जी ये पैसे क्यों दिए इन्होंने मुझे? देवरानी जी हमारे यहाँ किसी की बहू को खाली हाथ नहीं देखते, इसीलिए इन्होंने आपके हाथ में शगुन के पैसे दिए हैं। अब ये सुनकर इशिता को काफी अपनापन महसूस होता है। अब इशिता अपनी जेठानी के साथ फलों के बगीचे में जाती है जहाँ आम, लीची, चीकू जैसे रसीले फल लटक रहे होते हैं। बाप रे जेठानी जी, इन बगीचों में तो काफी रसीले और ताजे फल लगे हुए हैं। ये सब अपना ही है ना? सब अपना ही है देवरानी जी। पापा जी और तुम्हारे जेठ ने कड़ी मेहनत करके ये फलों का बगीचा खड़ा किया है। वैसे देवरानी जी आप कभी झूले पर झूली हैं? नहीं जेठानी जी, शहर में कहाँ है झूले, और पार्क वगैरह में जो छोटे मोटे झूले होते हैं वो तो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, हम औरतों के लिए नहीं। अच्छा शहर में होता होगा ऐसा देवरानी जी। गांव की औरतें तो आज भी फलों के पेड़ में रस्सा बांधकर झूला झूलती हैं। चलिए मैं आपको भी झूला झुलाती हूँ। अब आरोही अपने देवरानी को पेड़ में लगे झूले पर बिठाकर झूला झुलाती है। अब जब झूलते वक्त ठंडी ठंडी हवा इशिता के चेहरे पर लगती है तो इशिता काफी खुश होती है। कैसा लग रहा है झूला झूल के देवरानी जी? बहुत सुकून मिल रहा है जेठानी जी। ये ठंडी ठंडी हवा जब मेरे चेहरे को छू कर जा रही है तो पूरा मन शांत हो रहा है। रुकिए मैं अपने बच्चों को भी झूला झुलाती हूँ। अब इशिता झूले से उतरकर अपने बच्चों को भी झूला झुलाती है। मम्मी मम्मी बहुत मजा आ रहा है। देवरानी जी आप थक गई होंगी। चलिए फलों के बाग से मीठे मीठे रसीली लीची और कच्चे पक्के आम तोड़कर खाते हैं। अब आरोही आम, लीची तोड़कर अपनी देवरानी के हाथ में देती है। अब इशिता फलों को खाकर, जेठानी जी गर्मी के ये फल तो काफी रसीले हैं, स्वाद भी भरपूर है, इसके अंदर जरा भी मिलावट नहीं है। आपको पता है जेठानी जी, अगर यही फल मैं शहर के मॉल में जाकर खरीदती ना तो वो लोग मुझे स्टॉक का माल देते हैं, सड़ा गला, और पैसे देने के बाद भी हम ताजा फल नहीं खा पाते। बाप रे बाप, बड़े घटिया लोग हैं। इससे तो अच्छा हमारा गांव है। यहाँ तो जब मर्जी तब लोग मीठे रसीले ताजा फल तोड़कर अपने बगीचे से ही खा लेते हैं। अब इशिता उन स्वादिष्ट फलों को अपने बच्चों को भी खाने को देती है। बच्चे भी फल खाकर बहुत खुश होते हैं। बहुत सुकून है इस बगीचे में जेठानी जी, सच में मजा आ गया। अच्छा चलिए देवरानी, शाम बहुत ज्यादा हो गई है, अब बाजार से 2-3 तरह के साग को खरीद कर घर चलते हैं। अब इशिता अपनी जेठानी के साथ बच्चों को लेकर बाजार आती है। देवरानी जी आपको कौन कौन से साग खाने पसंद है बताइए, मैं वही खरीद लेती हूँ। जेठानी जी मुझे तो पालक के सिवा किसी दूसरे साग के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए आप अपनी मर्जी से ही खरीद लीजिए साग। अब आरोही कई तरह के साग को खरीदती है। वैसे जेठानी जी यहाँ के बाजार में काफी सुकून है, लोग शांति से अपना सामान खरीद रहे हैं। वहीं शहर में आपको पता है कई औरतें बाजार में ठीक से खड़ी होकर सब्जियां भी नहीं खरीद पाती, क्योंकि बाजार में सब्जी वालों से ज्यादा तो लोग बाइक, स्कूटी, साइकिल, कार लेकर आना जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा शहर में ऐसा होता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में जब बाजार लगता है तो गाड़ी घोड़े वाले खुद अपना रास्ता बदल लेते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको गांव के बाजार का मशहूर आलू चॉप, मुरमुरे, कचरी और झिल्ली खिलाती हूँ। मैं अभी खाऊंगा बड़ी मम्मी, मैं अभी खाऊंगी बड़ी मम्मी। अब आरोही अपनी देवरानी और उनके बच्चे को बाजार से आलू चिप्स, मुरमुरे, प्याज की कचरी और झिल्ली खिलाती है। जेठानी जी ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, इसके आगे तो शहर के सैंडविच, पिज्जा, नूडल, पास्ता सब फेल है।
हाँ सही कहा, रुकिए माँ जी के लिए भी पैक करवा लेती हूँ, उन्हें भी बाजार के झिल्ली कचरी खाना बहुत पसंद है। अब आरोही अपनी देवरानी और उनके बच्चों को लेकर घर आती है। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए आपका मनपसंद झिल्ली कचरी लेकर आई हूँ बाजार से, खा लीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। जेठानी जी चलिए, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। तुमसे हो तो जाएगा ना इशिता? हाँ हाँ मैं कर लूंगी दीपक, बाकी जेठानी जी बता देंगी। अब इशिता गांव में चूल्हे के पास बैठकर अपनी जेठानी के साथ रात का खाना बनाती है। अब सभी लोग रात का खाना खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद घर के पुरुष घर के आंगन में खटिया लगाकर सोते हैं और औरतें बच्चों को लेकर छत पर सोती हैं। जेठानी जी मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि रात में मुझे टीवी सीरियल्स देखकर सोने की ही आदत है। वैसे मैं स्प्लिट्सविला बहुत देखती हूँ। यह कौन सा नाटक है देवरानी जी? बहू, इस गांव की औरतें टेलीविजन देखकर नहीं बल्कि आस पड़ोस की औरतों की चुगली करके सोती है। चल आज मैं तुझे अपने टाइम की कहानियां सुनाती हूँ, जब मैं बहू बनकर यहाँ आई थी। अब सुजाता अपने पुराने दिनों की बात अपने दोनों बहू और पोता पोती से करती हैं और ये कहानी सुनते सुनते सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह इशिता जैसी उठकर बैठती है, उसे छत पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। साथ ही कुछ पक्षी छत पर आकर घूम रहे होते हैं। कितना अच्छा माहौल है जेठानी जी, कितना सुकून मिल रहा है, कितनी शांति है। ये ठंडी हवा, ये रंग बिरंगी पक्षियाँ, कोई शोर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस सुकून ही सुकून। गांव में तो हमारी ऐसी ही सुबह होती है देवरानी जी। चलिए अब मैं आपको फटाफट कुल्हड़ वाली चाय बनाकर पिलाती हूँ। अब इशिता उठकर नीचे आती है और आरोही सबको कुल्हड़ वाली चाय बनाकर पिलाती है। अरे भाभी, मजा आ गया चाय पीकर तो। दीपक सही कह रहा है, जब तक आरोही के हाथ की हम लोग कुल्हड़ वाली चाय नहीं पीते हमारी तो नींद ही नहीं खुलती। सच में जेठानी जी, गांव की कुल्हड़ वाली चाय में तो बहुत सुकून है। इसके आगे तो शहर की महंगी महंगी कॉफी और ब्लैक टी भी फेल है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन आरोही से ढेर सारा खाना बन जाता है। अरे जेठानी जी, सबने तो खाना खा लिया है, उसके बाद भी इतना सारा खाना बच गया है। अब तो ये सारा खाना डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। आखिर कैसे बन गया इतना सारा खाना? पता नहीं देवरानी जी, मेरा दिमाग कहाँ था, मैंने गलती से इतना सारा खाना बना लिया। पर अब हम करेंगे क्या? यहाँ कोई डस्टबिन है जेठानी जी? अरे डस्टबिन क्यों देवरानी जी, गांव के जानवर है ना, वो जानवर भी तो हमारे ही भरोसे बैठे रहते हैं। चलिए आज मैं आपको गौशाला लेकर चलती हूँ। अब आरोही सभी खाने को पन्नी में भरकर इशिता के साथ गौशाला आती है, जहाँ ढेर सारी गाय को गांव की औरतें खाना खिला रही होती हैं। बाप रे, इतनी सारी गाय एक साथ, और ये सब उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ देवरानी जी, यहाँ पर ऐसा ही होता है। यहाँ सब गौशाला आकर गाय की सेवा करते हैं। जेठानी जी, गांव में तो सचमुच सब कुछ बहुत अच्छा है, सब डिसिप्लिन में रहते हैं। अब इशिता अपनी जेठानी के साथ गौशाला में सभी गाय को रोटी खिलाती है। अब इसी तरह अगले दिन आरोही अपनी देवरानी और घर के सभी बच्चों को लेकर गांव की नदी के पास आती है। नदी को देखकर दोनों ही देवरानी जेठानी के बच्चे फौरन नदी में कूदकर डुबकी लगाने लगते हैं। अरे जेठानी जी, ये नदी का पानी साफ तो है ना? बच्चे ऐसे पानी में घुसकर नहा रहे, कहीं बीमार ना पड़ जाएं। अरे देवरानी जी, कुछ नहीं होगा, चलिए मेरे साथ। अब आरोही अपनी देवरानी को भी नदी के अंदर उतारती है। नदी का पानी काफी शीतल होता है, चारों तरफ ठंडी हवा चल रही होती है। अब इशिता पानी में डुबकी लगाकर, अरे जेठानी जी, नदी का पानी तो शहर के मिनरल वाटर से भी ज्यादा मीठा और साफ लग रहा है। यहाँ तो आसपास गंदगी भी नहीं है। कितना सुकून है इस नदी के पानी में। इस नदी के पानी के आगे तो शहर के स्विमिंग पूल भी फेल है। आपको पता है, शहर में जो वाटर पार्क होते हैं वहाँ पर लोग बहुत गंदगी मचाते हैं। खाने पीने का रैपर से लेकर कुछ औरतें तो अपने बच्चों को सुसु भी उसी में करवा देती हैं। तौबा तौबा, कैसी औरतें हैं, जरा भी सलीका नहीं है। अब काफी समय तक इशिता अपना समय नदी में बिताती है, जहाँ उसे काफी सुकून मिलता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन दीपक इशिता से कहता है, इशिता क्या बात है, तुमने अब तक शहर जाने की बात नहीं की? तुम्हारा यहाँ मन तो लग रहा है ना? अब इशिता खुशी से कहती है, हाँ दीपक, मेरा यहाँ बहुत मन लग रहा है। साथ ही मुझे यहाँ बहुत सुकून भी मिल रहा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ का खान पान, नदी, बगीचा सब बहुत अच्छा है। हर एक चीज में यहाँ सुकून है। शहर में तो मैं गर्मी से परेशान होकर अपनी एसी ही ठीक करवाती रह जाती थी। और तब भी तुझे वहाँ सुकून नहीं मिलता था छोटी बहू? अब दीपक भी अपने बड़े भाई के साथ गांव में अपना खेत खलियान देखता है, जहां पर सरसों की खेती लहरा रही होती है। भैया, आपको याद है जब हम छोटे थे तो हम दोनों मिलकर बैल की सहायता से खेत की जुताई करते थे? जुताई से ज्यादा तो हम बैल की सवारी का मजा लेते थे। मुझे आज भी सब याद है। अब इसी तरह एक दिन आरोही अपनी सास के साथ घर के आंगन में बैठकर कच्चे आम को काट रही होती है। अरे जेठानी जी, ये क्या कर रही हो आप? एक साथ इतने सारे कच्चे आम के टुकड़े क्यों कर रही हैं?
और माँ जी, आप ओखली में क्या कूट रही हैं? देवरानी जी, गर्मी का मौसम है, इस मौसम में बगीचे में आम बहुत फरते हैं, इसीलिए हम आम का अचार बना रहे हैं ताकि पूरे साल आराम से आम के अचार स्वाद ले लेकर खा पाएं। हाँ, सही कह रही तेरी जेठानी। और मैं ओखली में इन्हीं अचार को बनाने के लिए कुछ मसाले कूट रही हूँ, जैसे मोटा धनिया, कलौंजी, सौंफ, जीरा, अजवाइन। मैं भी करूंगी मम्मी जी, मैंने ये सब शहर में कभी नहीं किया है। अब इशिता पहले अपनी जेठानी के साथ मिलकर ढेर सारे कच्चे आम के टुकड़े करती है और फिर अपनी सास से ओखली लेकर ओखली में सभी खड़े मसालों को कूटती है। मम्मी जी, इन मसालों में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो कभी शहर के मसालों में नहीं आती। वहाँ तो सारे पैकेट वाले मसाले मिलते हैं, वो भी बेस्वाद। बस बस देवरानी जी, ओखली से थोड़ी दूरी बना कर ही रखना। ये मसाले की खुशबू जितनी अच्छी होती है ना, उतनी भयानक भी। अगर थोड़ा सा टुकड़ा भी नाक में चला गया तो आप छींक छींक कर बेहाल हो जाओगी। अब मसाला कूटने के बाद इशिता अपनी जेठानी के साथ मिलकर आम का अचार बनाती है, फिर उसे छत पर सुखाती है। जेठानी जी, सच कहूँ तो मेरे मुंह में तो अभी ही इन अचार को देखकर पानी आ रहा है। मन कर रहा है एक मसाला लगा हुआ कच्चा आम उठाकर खा लूं। कोई बात नहीं देवरानी जी, अगर आपका मन है तो एक टुकड़ा लेकर खा लीजिए। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब इशिता गांव में गुमसुम और मायूस होकर घूमने लगती है। क्या हुआ छोटी बहू, किस बात की चिंता सता रही है तुझे? मैं देख रही हूँ तू कुछ दिनों से बड़ी गुमसुम है। हाँ देवरानी जी, क्या हुआ बताइए ना, मैं भी आपको काफी गुमसुम देख रही हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी मायूस है और मुझे ही नहीं पता। क्या हुआ इशिता, सब ठीक तो है ना? अब इशिता मायूस होकर कहती है, कुछ नहीं, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और अब हमें गांव का सुकून छोड़कर शहर जाना होगा। पहले तो मैं गांव आने के लिए 10 बार सोच रही थी, लेकिन अब गांव से जाने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। वैसे मन तो बिल्कुल नहीं है गांव का सुकून छोड़कर शहर जाने का। मैंने तो कहा था इशिता, असली सुकून गांव में ही है। अब इसी तरह एक दिन इशिता की जेठानी घर के आंगन में सूती साड़ी को बिछाकर उसके ऊपर पक्के रंगों से डिजाइन बना रही होती है। वाह जेठानी जी, क्या कारीगरी कर रही हैं आप सूती कपड़े पर। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको ये सब भी आता है? हाँ देवरानी जी, मुझे बचपन से मिथिला पेंटिंग करने का शौक है। कॉलेज और स्कूल में तो मुझे मिथिला पेंटिंग बनाने पर अवार्ड भी मिला है, लेकिन फिर शादी हो गई और अब मैं अपने उस पुराने शौक को सूती साड़ी पर बनाकर ही पूरा करती हूँ। आइए मेरे पास, मैं आपको भी सिखाती हूँ। अब आरोही अपनी देवरानी के हाथ में स्याही से भरा हुआ कलम देती है। देखो देवरानी जी, आपको ऐसे मोर के छाप और नृत्य करती हुई औरतें बनानी है साड़ी पर। अब इशिता बड़े प्यार से सूती साड़ी पर मिथिला पेंटिंग करती है। जेठानी जी, कितना सुकून मिल रहा है साड़ी को अपने हिसाब से डिजाइन करके। अब धीरे धीरे बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और अब समय गांव से अलविदा लेने का आता है, जहां इशिता की आंखें नम होती हैं। बहू, ऐसे उदास क्यों है? माँ जी, आप लोगों को छोड़कर बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ जो सुकून मुझे मिला है ना, उस सुकून के लिए मैं शहर में तरसती थी। तो क्या हो गया देवरानी जी, ये सुकून तो यहाँ पर हमेशा ही रहेगा। आप फिर आ जाना जब भी मन परेशान हो। हाँ बहू, हम तेरे स्वागत में हमेशा तैयार रहेंगे। तू आ जाना जब तेरा मन हो। हर देख लो इशिता, एक बार तुम यहाँ आने से पहले दुखी हो रही थी और अब यहाँ से जाते वक्त दुखी हो रही हो। तुम ठीक कह रहे हो दीपक। मम्मी जी, जेठानी जी, आप भी मेरे साथ चलिए ना शहर। माफ कर बहू, तू तो खुद शहर में सुकून के लिए तरसती और हमें वहां ले जाना चाहती है। नहीं नहीं, तुझे जब सुकून की जरूरत हो तो तू ही गांव आ जाना, हम यही ठीक है। अब सुजाता की सास और जेठानी इशिता के हाथ में उसकी सभी मनपसंद की चीज देती है। ये लो देवरानी जी, आम का अचार आपको बहुत पसंद है ना, और ये सूती साड़ी लेती जाओ जिस पर हम दोनों ने मिलकर पेंटिंग किया था। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। अब मैं ऐसे ही हर गर्मी की छुट्टी में आप लोगों से मिलने आया करूंगी। अब इशिता अपने पति और बच्चों के साथ अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है और गांव से शहर के लिए रवाना हो जाती है। अब शहर में आकर इशिता अपने घर के बालकनी में खड़ी होती है, जहां वही शोर शराबा और पोल्यूशन फैला होता है। लो दीपक, आ गए हम गांव का सुकून छोड़कर शहर में परेशान होने। सही कहा तुमने इशिता, पर कोई बात नहीं, अब हम ऐसे ही अपने मन को सुकून देने के लिए गांव जाते रहा करेंगे। अब इन गर्मियों की छुट्टी के बाद इशिता को भी गांव अच्छा लगने लगता है और अब वो भी हर गर्मी की छुट्टी में गांव जाकर समय बिताती है।